नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 2 सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 2 सितंबर 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द राइज एंड द रिस्क ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना, अच्छा आर्टिकल है ना, आपके जो एडिटोरियल पेज पर ही बना हुआ है। ठीक है, कोई अनफाज अब्दुल वहाब है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर उन्होंने लिखा है। तो है क्या, देखो हम डिस्कस करते हैं। द राइज एंड द रिस्क ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। देखो जब भी बात आती है किसकी, हेल्थ की, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि हेल्थ जो है ना, हेल्थ वो सबका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, है ना, अधिकार होना चाहिए। और उस ऐसा अधिकार होना चाहिए, ऐसा राइट होना चाहिए कि चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, ठीक है, आपका ये राइट होना चाहिए, चाहे आप पे करने के लायक हो चाहे पे करने के लायक नहीं हो। अगर आपको किसी तरह की कोई भी डिजीज होती है तो आपका ये राइट होना चाहिए, आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आपका फ्री और कंपलसरी क्या हो, इलाज हो। जैसे आपने पढ़ा है ना आर्टिकल 21 का ए, उसमें 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन क्या होती है, फ्री एंड कंपलसरी होती है। सिमिलर ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखना ये आर्टिकल 21, याद रखना जो आपका आर्टिकल 21 है उसमें जरूर आता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ कब रहेगा, जीने का अधिकार कब रहेगा, जब हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो हेल्दी एनवायरनमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आपका आता है अच्छा खाना मिले आपको, ठीक है, अच्छा आपको पानी मिले पीने को, ठीक है, अच्छी आपको हवा मिले सांस लेने को, यही होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि राइट टू हेल्थ है ना, ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट किसका माना गया, तो हमने इसको पार्ट माना किसका, डीपीएसपी का। आप भी जानते हो डीपीएसपी के आर्टिकल में लिखा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या प्रोवाइड कराएगा, राइट टू हेल्थ। तो आप ये भी जानते हो कि इंडिया का जो पहला स्टेट बना है जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आया, कौन था, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान पहला बनता है। ये भी आप अच्छे से जानते हो, इस बात को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्यों ना ऐसा हो कि जो हेल्थ है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम्स होती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ही है जो आपको फ्री ट्रीटमेंट करवा सकती है, ठीक है। फ्री का मतलब आप कुछ प्रीमियम पे करते हो। लेकिन भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले भी रखा है ना, तो उसमें बहुत सारे हिडन बातें होती हैं जो नहीं पता होती हैं, जो बाद में उस समय पता चलती है और पूरा का पूरा बर्डन आ जाता है किसके ऊपर, जो भी उसके अंदर बीमार होता है, ठीक है, जो पे कर रहा होता है बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2018 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम जय, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 2018 में लॉन्च हुई थी अंडर द आयुष्मान भारत, इज वन ऑफ द लैंडमार्क इन दिस रिगार्ड। अब इसके अंदर आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, ठीक है, आई होप कि आप जानते भी होंगे। उसमें लगभग यानी कि अप टू 5 लाख रुपए तक का क्या है, आपका फ्री ट्रीटमेंट है, ठीक है। और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए और ज्यादा रैपिड उसमें पैसा वगैरह बढ़ाया गया है ना, ये भी आप जानते हो। तो एक्चुअल में अब आपने देखा होगा क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, आयुष्मान कार्ड लिए पहुंच गए ट्रीटमेंट कराने, फ्रॉड बहुत होते हैं, है ना, सरकार को लूटने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स है ना, आपने देखा होगा उसने फ्रॉड कर दिया। बहुत सी जगह पर जो बंदा उसका कार्ड का बेनिफिट उठाना चाह रहा है उसे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो सरकार को एक सिस्टमेटिक तरीका करना चाहिए, है ना, कि जस्ट एक कार्ड बना दिया उसके ऊपर आप सारा ट्रीटमेंट करा सकते हो, उसकी लिमिट कैसी होनी चाहिए वो सब सेट होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हेल्थ के रिस्क बढ़ रहे हैं हम उसको कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छे से होगा नहीं और जो डिजीज है वो क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बस वही 2-4 बातें इसमें लिखी हैं। ए मिनिमल डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ केयर is that quality health care should be guaranteed to all members of the community irrespective of their ability to pay.
एज द वोर कमेटी, याद रखना, इसे अच्छे से याद कर लेना, वन लाइनर में आ सकता है। कौन सी कमेटी थी जिसने 1946 में रिकमेंडेशन दी थी कि हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको गारंटी मिलनी चाहिए कि उसका इलाज होगा। कौन सा था? वोर कमेटी। जैसे राजस्थान का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल। आप यहाँ पर देखोगे आयुष्मान भारत है ना, वो तो चलो सेंटर का हो गया, स्टेट के बहुत सारे चलते हैं। जैसे राजस्थान में अभी हमें तो यहाँ पे भामाशाह कार्ड चला करता था ना, चिरंजीवी योजना है ना, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, उसे बदलती रहती हैं, कभी नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन हाँ लोगों के पास ये होना चाहिए। ऑल दीज इंश्योरेंस स्कीम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू इन पेशेंट केयर विद पेशेंट मेकिंग ए चॉइस फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ empaneled hospitals, public and private. There is no doubt that the PMJAY and the SIPs provide some relief to poor patients when public facilities are overcrowded or substandard by giving them wider options at reduced cost. However, these schemes are no substitute for a sound USC framework. Targeted health insurance schemes create issues of discrimination between insured and uninsured patients. आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वो किसको प्रेफर करते हैं? एक अनइंश्योर्ड पेशेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंश्योर्ड है आप उससे उतना ही पैसा ले सकते हो जितना आप, वो बीमार है, और जो इंश्योर नहीं है, बेसिकली जिसके पास इंश्योरेंस नहीं, आप उससे कितना भी ले सकते हो, है ना। जैसे राजस्थान सरकार के कार्ड से आप वहीं इलाज कराते हो। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ECHS, है ना, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ECHS, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, है ना। तो ये जो ECHS है ये बेसिकली 1954 में स्टार्ट हुआ था। जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये कार्ड दिया जाता है। अब सोचो कोई ECHS का कार्ड लेके किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, ठीक है, तो उनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो कौन रहेगा? तो उनकी प्रायोरिटी रहेगी जो इसके अलावा अनइंश्योर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम जो MRI है ना, जो आपकी मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग होती है MRI, वो कहेंगे कि भाई हम तो करते हैं 8,000 रुपए के, ठीक है। बट अगर कोई ये कार्ड लेकर पहुंच जाता है, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, तो जस्ट मैंने गवर्नमेंट वाले का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो इसमें सरकार ने कहा कि भाई हम तो तुम्हें 2250 रुपए देंगे जो सरकारी रेट है। तो एक बात बताओ, इधर तुम बैठे हो जिसके पास ECHS है, इधर मैं बैठा हूं जिसके पास कुछ नहीं है, तो उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? ज्यादा पैसा कमाने की, क्योंकि यहां से अगर कार्ड से उन्होंने इलाज किया तो कार्ड वाले से, सरकार की तरफ से तो इतना पैसा आना है, लेकिन मेरे से वो 8,000 भी ले सकते हैं, मेरे से इसके ऊपर टैक्स वैक्स जोड़ के 10,000 भी ले सकते हैं, समझ गए। तो ये सबसे बड़ा जो गैप है इस इंडस्ट्री में, ये सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे कम कर देना चाहिए। बस उसी के ऊपर ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल्स आप जानते हो, ठीक है, 2-4 बातें आपको पता है। Healthcare providers have their own complaints about health insurance, including low reimbursement rates and the long delays. तो वही सब डिस्कस किया गया है। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 1 अक्टूबर 2007 को आई थी और इसको लागू किया गया था अप्रैल 2008 में, विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू बिलो पॉवर्टी लाइन। जो BPL के लोग थे उनके लिए हेल्थ स्कीम लाई गई थी। आजकल आप जानते हो आयुष्मान भारत के नाम से चल रही है, ठीक है। In India's unorganized sector, Prime Minister Manmohan Singh announced the creation of the scheme in August 2007. 2007 में आपके जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने इस स्कीम को अनाउंस किया होता है। The Central Government Health Scheme CGHS was first launched in 1954, जिसकी मैंने अभी बात की है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है, ठीक है, जस्ट रीडेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लार्जर बैंस टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द RTE एक्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है ना, डेफिनेटली काफी बार हम पढ़ भी चुके हैं। देखो 3-4 बातें यहां से हमें पता होनी चाहिए। पहला बात कर रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर रहा है। तो कब आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट? तो आप ये बात जानते हो कि राइट टू एजुकेशन जो है आपका RTE, ये हमने आर्टिकल 45 से निकाला था। आप याद है ना आपको, DPSP के, क्योंकि DPSP की बातें फोर्सेबल तो होती नहीं है। और इसमें लिखा हुआ था कि 0 to 14 ईयर तक के बच्चे को क्या देंगे? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, यह भी हम जानते हैं। और जब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे तो जरूरी थोड़ी ना स्टेट दे ना दे। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अमेंडमेंट किया बाय
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और हमने क्या किया, इसको 0 to 6 वाले के तो कहां पर रखा, आर्टिकल 45 में ही रखा, डीपीएसपी का पार्ट रखा, और जो आपका 6 to 14 ईयर वाला था उसको हमने किस में रख दिया, तो उसको हमने आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया, जो कि आपका क्या बन गया, फंडामेंटल राइट। काफी बार पढ़े हो आप, है ना। और इसी को हमने क्या किया, 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को एजुकेशन देने के लिए ये उसके मम्मी पापा की यानी कि पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी कि भाई वो उसे स्कूल पहुंचाएगा, और ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी बना दी। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। एंड आपके डीपीएसपीज आर टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं इसका एक्ट कब आया, तो एक्ट आया 2009 में, 2009। और इस एक्ट को इनेक्ट कब किया गया, तो आरटीई एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2010, 2010 में आ गया। और जब 2010 में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया तो इसमें एक प्रोविजन रखा गया। प्रोविजन ये रखा गया कि जो गरीब बच्चे होंगे, ठीक है, जो बीपीएल में यानी कि जो आजकल एक नाम दिया जाता है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, तो जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे उन बच्चों को 25% क्या रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। ये प्रोविजन उसमें कर दिया गया स्कूलों में, एजुकेशन में, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन में कहा गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहेगा वो 25% सीट पाएगा वहां पे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे चैप्टर पे। पहला चैप्टर ये कह रहा है, दूसरा चैप्टर बात कर रहा है किसकी, लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, कि जो माइनॉरिटी के स्कूल हैं वो क्या इससे बाहर हैं या वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज माइनॉरिटी, है ना। तो माइनॉरिटी क्या होती है तो उसको समझ लेते हैं, है ना। होता क्या, देखो माइनॉरिटी का मतलब होता है, हमारे यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये दोनों के दोनों किससे डील करते हैं, माइनॉरिटी से, ठीक है। और माइनॉरिटी के कल्चर, ठीक है, और माइनॉरिटी के बच्चों को, है ना, लोगों को एजुकेशन देने के लिए दोनों आर्टिकल काम करते हैं। 29 कहता है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 30 कहता है कि वो अपने नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में माइनॉरिटीज कैन प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, बट इन मेजोरिटी हमारे केस में हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 28, याद है ना, पॉलिटी पढ़ी है आप लोगों ने काफी बार, आर्टिकल 28 हमें प्रोहिबिट करता है कि हम एज ए मेजोरिटी हम अपने नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। बट इसमें लिखा है कि अगर नॉर्मल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो दे कैन प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, वो रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। तो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा माइनॉरिटी होता क्या है, तो याद रखना, इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं मानी गई है, तो लिखा ही नहीं कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, याद रखना ये सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात है जो मैं लिखने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 50% से कम में है ना, लेस पॉपुलेशन में है ना, हम उसे क्या मान लेंगे, हम उसे माइनॉरिटी में कंसिडर कर लेंगे। और बोला माइनॉरिटी में किस बिहाफ पर मानूंगा, तो याद रखना माइनॉरिटी मानने के दो बिहाफ होते हैं एट प्रेजेंट, आज के दिन। कौन कौन से? एक होता है लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बिहाफ पर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि साउथ इंडियन स्टेट जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु इज अपोजिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अपोज कर रहा है एमके स्टालिन, आप जानते हो भाई, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि हमें अपने कल्चर को बचाने का राइट है। कौन से कल्चर को? तो माइनॉरिटी कल्चर को। तो वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिकली हम क्या है, माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी लैंग्वेज के भी आप पर डिसाइड हो सकता है, या फिर दूसरा कहा गया रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर आप माइनॉरिटी को डिसाइड कर सकते हो, समझ गए। तो जो मुस्लिम्स है बेसिकली ना, इसमें मुस्लिम्स की बात की जाती है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर माइनॉरिटी है, तो आर्टिकल 29, समझ गए। और तमिलनाडु कौन से तरीके से माइनॉरिटी में आता है, तो लैंग्वेज के भी आपसे, बाकी लोग तो हिंदू ही है वहां पे, समझ गए। तो ये छोटा सा पॉइंट भी याद रखना, ठीक है।
अगर कभी एजुकेशन वाले मैटर में ये आर्टिकल पूछ ले तो, ठीक है। तो यहाँ पर उनके बारे में लिखा है। अब ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उनको अपने कल्चर को चलाने का राइट है, उनको अपने कल्चर को आगे प्रमोट करने का राइट है, वो अपने नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन भी दे सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 30 कहता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मदरसे। अब मदरसों में क्या होता है कि वहां पर वो लोग इस्लामिक शिक्षा देते हैं, ठीक है। इस्लामिक एजुकेशन का मतलब है वो इस्लाम को प्रमोट करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस्लाम की ही शिक्षा देते थे, यही तो प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए तो यूपी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने यूपी मदरसा एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2004 उसे क्या कर लिया था पिछले साल, उसको कैंसिल मार दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके ऊपर स्टे लगा देता है ना। उस समय DY चंद्रचूड़ जी आपके क्या थे, CGI रहा करते थे, उस समय की बातें हैं, ठीक है। उन्होंने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको इस्लामिक शिक्षा ज्यादा दे रहे हैं तो इनको रेगुलेट करो, है ना। सिर्फ इस्लामिक शिक्षा नहीं, नॉर्मल शिक्षा भी बच्चे को मिलनी चाहिए, समझ गए, है ना। ऐसा कहा गया। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था जिसमें ये लिखा गया था कि भाई 25% जो सीट है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को मिलेंगी, क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के ऊपर भी लागू होती हैं क्या? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक चीज और निकल के आ रही है, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट क्या होता है? तो आप लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा तुम्हें ना। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ना सर सैयद मोहम्मद अहमद खान ने 1875 में बनाया था। पहले उसका नाम था एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज, फिर बाद में उसका नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। और उसमें लगभग आपके 1967 से इवन उससे पहले भी 1920 के आसपास से केस चला आ रहा था अंग्रेजों के टाइम से कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ए मुस्लिम पर्सन, है ना। दैट इज वाई ये क्या होनी चाहिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो अभी जाकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हो रहा आता है जिसमें कह दिया जाता है ठीक है कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन ने किसी इंस्टीट्यूट को बनाया होगा, ठीक है, और वो माइनॉरिटी के लिए काम आ रहा है तो हम उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट कुछ सीटें जैसे 50% के आसपास सीटें माइनॉरिटीज के लिए रहेंगी कम से कम, बाकी में कोई भी आ सकते हैं, समझ गए। तो उस समय काफी मैटर भी चला था, तो वो आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक बड़ी बेंच बैठाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट देगा। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम तो है नहीं, हम जस्ट बातें कर सकते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या जजमेंट आता है, क्या उसमें ये इनेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, वो सब देखने वाली बातें रहेंगी इन फ्यूचर। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, द रेफरेंस स्टेम्स फ्रॉम एप्रीहेंशंस ओवर ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच verdict of 2014 in Pramati Educational and Cultural Trust case. In the case, a 5-judge bench was testing the constitutionality of Section 12(1)(c) of the Right to Education Act. और इसके Section 12(1)(c) में यही बात लिखी है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे, 25% ऑफ जो सीट्स रहेंगी वो रिजर्वेट रहेंगी किसके लिए, EWS के लिए। However, the 2014 judgment concluded that Section 12(1)(c) violated the minority character of these institutions and impacted their institutional autonomy. The Constitution Bench went on to take minority institutions entirely out of the ambit of the RTE law. ये पहले हो चुका है। Justice Datta, writing for the bench, observed that the Pramati Educational and Cultural Trust judgment has unknowingly jeopardized the very foundation of the universal elementary education. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है बेसिकली। तब देखते हैं क्या जजमेंट आता है, एक बड़ी बेंच बैठाई जाएगी। Exemptions of the minority institutions from the RTE Act leads to the fragmentation of the common schooling vision and weakening of the idea of inclusivity and the universality envisioned by the Article 21 का। अभी हमने पढ़ा था Article 21 के को क्यों बनाया गया था फंडामेंटल राइट, कि भाई हर बच्चे का अधिकार बन जाएगा कि उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने इस RTE एक्ट में तुमने माइनॉरिटी को नहीं डाला तो माइनॉरिटी का वो गरीब बच्चा तो एजुकेशन पा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फीस ज्यादा हुई मान लो तो जरूरी थोड़ी वो पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाएगा। तो कम से कम 25% तो हर जगह पढ़ रहे थे, 25-25 करके, समझ गए। तो ये बेसिकली उसके क्या है, अगेंस्ट में है। तो देखते हैं क्या जजमेंट आता है, जब आएगा तब हम इसे डेफिनेटली पढ़ लेंगे।
आर्टिकल 30 वही सब बातें लिखी हैं जो भी हमने पढ़ी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो वो सब सिंपल सी वही बातें जो भी हमने पढ़ा था। आपने तमापाई वाला केस भी पढ़ा होगा, लीगल में पढ़ा होगा, जीके में पढ़ा होगा ना। द तमापाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट माइनॉरिटी स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट डेमोग्राफिक्स नॉट नेशनल पॉपुलेशन। ठीक है, उसमें कहा गया था कि स्टेट के डेमोग्राफी के बिहाफ पर हम उसे माइनॉरिटी के बिहाफ पर मानेंगे। ठीक है, तो ये बात आप जानते हो पहले से। दिस वाज अपहेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरोएस्ट्रियंस, जिनको पारसी कहते हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने आपसे ये कहा था कि आर्टिकल 25 में ओरिजिनली जो आपके सिख हैं, जो आपके बुद्धिस्ट हैं, जो आपके जैन हैं, जो हिंदुइज्म से निकले हैं, उन्हें माइनॉरिटी नहीं माना गया था। ठीक है, बाद में इस कमीशन के बाद उसे भी माइनॉरिटी का स्टेटस मिल चुका होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी में। नेक्स्ट है SCO हेड्स स्ट्रांगली, है ना। देखो हुआ क्या है आप जानते हो, है ना, मोदी जी, ठीक है, इसको जानते हो पुतिन, और ये कौन है, सी जिनपिंग, है ना। अब काफी दिन से हम पढ़ते थे कि भाई जो यूएसए है, उस यूएसए की लड़ाई सीधी किन से है, तीन भाइयों से। ठीक है, तीन भाई तीनों तबाही, हम काफी दिन से पढ़ते आ रहे थे। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे पढ़ लेना। और इन तीन भाइयों से सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है, रशिया, इंडिया, चाइना। देखो लगे भी सीक्वेंस में, ये रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। तो रशिया इसका सीधा दुश्मन है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। इंडिया, बीच में इंडिया है, इंडिया उधर भी जाता है, इंडिया इधर भी जाता है, इंडिया ब्रिक्स में भी जाता है, खा पी के मौज करके आता है, इंडिया क्वाड में भी जाता है, इंडिया अमेरिका से भी अच्छे से रिश्ते रखता है, चाइना से भी, रशिया से भी। तो अमेरिका चाहता है भाई बाहर निकला, क्यों बाहर निकला, क्योंकि उसे इंडिया का क्या चाहिए, मार्केट एक्सेस चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर वाला एक्सेस चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या है, अच्छा पैसा है ना, इकोनॉमी बूस्ट करेगी हमारी, सब जानते हैं। हम अपने रशिया मित्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्यों, क्योंकि जब 1971 की वॉर हुई थी तो वही अमेरिका आ गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये हमारी तरफ से आया था। और चाइना को हमें पकड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चाइना जिस रास्ते से होके गुजरा है यहाँ तक, वही रास्ता यहाँ से होके जाता है इंडिया के लिए, तो उसे पीछा करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अच्छा देश बना पाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट कर पाएंगे, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो मोदी जी कहाँ पहुंचे आफ्टर 7 ईयर्स, लगभग 7-8 साल बाद कहाँ पहुंचे, चाइना। और चाइना में SCO की मीटिंग हो रही थी। आप जानते हो व्हाट इज SCO, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस पढ़ी होंगी तो यू डेफिनेटली नो क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली कब बना होता है, 2001 में। ठीक है, कब बना होता है, 2001। बाकी तो सब वही बातें हैं, आप डेफिनेटली जानते हो, काफी दिन से हम पढ़ रहे हैं, है ना। डॉलर का डीडॉलराइजेशन करने की बात हो रही है, वो सब आपको पता है। तो जो SCO है बेसिकली कब बना होता है, 2001 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SCO, तो याद रखना कहां पर है, बीजिंग, है ना, बीजिंग चाइना में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, आप जानते हो इस बात को भली भांति। SCO में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करते हो तो यू डेफिनेटली नो कि हर बार जब भी एक पैसेज हमेशा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज वाई हम उसको पढ़ते हैं अलग से क्लास में, है ना। तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं जो फिक्स है कि 3 क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाते हैं, कब बना था, कौन मेंबर है, कौन कब जुड़ा था, इंडिया कब आया था, कब नहीं आया था, ठीक है। और 2 क्वेश्चन उसके इस साल के करंट अफेयर के उठा लेता है, ये हर बार यही होता है, ठीक है। तो आई होप आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर हैं, पहले 8 थे, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, अब हो गए 10, है ना। एक कौन बढ़ा, तो आप जानते हो 2023 में हमने किसे ऐड किया था, ईरान, ठीक है। और उस बार की जो वर्चुअल मीटिंग थी वो इंडिया में हो रही थी, क्योंकि हम पाकिस्तान और चाइना के साथ मीटिंग नहीं करना चाहते थे, तो वर्चुअली हुई थी, ईरान जुड़ गया था उसमें। फिर 2024 में कौन जुड़ा, तो 2024 में जुड़ता है कौन, आपका बेलारूस। कौन जुड़ता है, बेलारूस। तो अब कितने हो चुके हैं इसमें, 10 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, याद रख लोगे, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पर गए तो आपने देखा होगा ट्रम्प आपकी जो मोदी जी हैं उनकी मीटिंग होती है किसके साथ, पुतिन से मीटिंग होती है, ठीक है। ये पूरा उन देशों के नाम है जैसे बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और चाइना, ये सारे के सारे वो देश हैं, ठीक है। तो ये भी छोटा सा पॉइंट याद रखना जस्ट, ठीक है। इंडिया कब ऐड होता है, तो याद रखना इंडिया एंड पाकिस्तान
ज्वाइंट SCO इन 2017, ये वाला फैक्ट भी याद रखना। तो यहाँ पर हमने ये डील की कि रशिया ने कहा कि ठीक है, देखो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो सामान है कहाँ बिकता है, अमेरिका, है ना। इवन आपने देखा होगा अमेरिका ने ये भी कहा कल कि जब मीटिंग हो रही थी, क्योंकि वो भी डरा हुआ है, ठीक है, तो उसने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इंडिया ने अपने टैरिफ भी जीरो कर दिए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो इंडिया को या तो आना होगा इधर, वरना हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। तो देखो दो चीज़ें हो सकती है, हम यहाँ खड़े हैं, हम यूएस के सैंक्शन से हो सकता है बर्बाद हो जाए, यहाँ गिर जाए, हम हो सकता है रशिया और चाइना का अच्छा साथ मिल जाए, ठीक है, और हम एक अलग ही पोलराइजेशन करके एक अलग ही मार्केट बन जाए हमारा, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट हमारे बिके भी, प्रोडक्ट हम पा भी पाए, ठीक है। तो हो सकता है कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर जाए, बूस्ट भी कर जाए। तो अभी अनसर्टेनिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अमेरिका के सैंक्शंस इतने ज्यादा इफेक्ट कर जाए कि हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए, है ना। हो सकता है हम लोग मिलकर एक नई करेंसी बना दें, हमारी वैल्यू भी बढ़ जाए करेंसी की, उधर डॉलर कमजोर हुआ तो हम अपने आप बढ़ने लगेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इंडिया कल को यूएस से मिल भी जाए, है ना, जो भी है देख लेंगे, ठीक है। बस अभी जो हालात चल रहे वो ये हैं कि रशिया ने कहा कि ठीक है, हम तेल देते रहेंगे तुम्हें, हम ट्रेड करते रहेंगे, है ना, और बिलियंस, मैं कह रहा हूं बिलियंस में हमने पैसा बचाया रशिया से तेल खरीद के, बहुत सस्ते रेट पर मिल रहा है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और डील हुई तो उधर अमेरिका नाराज हो गया, वो तो होना ही था, क्योंकि इधर ये बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी क्या चाइना से हर मुद्दे पर बात हुई? नहीं, हमने BRI को नकार दिया, नहीं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है आपका, हम उसमें नहीं है, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है इनका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो POK से होकर जाता है ना। आप जानते हो 2013 और 15 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और उसका एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उसका पार्ट है। तो BRI 2013, 2015। अब कहा गया कि इंडिया आ जाए उसमें, इंडिया नहीं आएगा। इंडिया अगर उसमें जाता है तो इंडिया एग्री कर रहा है कि POK में जो तुम रास्ता बना रहे हो POK का है, समझ में आ रही है, तो हम उससे एग्री नहीं हुए। दूसरा, हमने कहा कि जो आपका IMEC है, इनके अंदर भी हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर शांति बनाए रखेंगे, हम वो डोकलाम वाला जैसा इशू नहीं करेंगे, जिसके बाद हमने कहा था कि हम एक साथ काम नहीं करेंगे, जैसे पाकिस्तान से कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है ना। अभी मैच है, किस दिन है पता नहीं, अपडेट बताना मुझे कौन सी है ना, तो वो सब चलता रहता है, ठीक है। समझ में आ रही है, हम ज्यादा पॉलिटिकली नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। रीथिंकिंग कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेस, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। प्राची प्रिया और यहाँ पर है RV अनुराधा, है ना। क्या कह रहे हैं कि आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने पंजाब के हालात देखे हैं क्या? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इधर, है ना। पंजाब में जो जानवर हैं ना, मवेशी जिनको कहा जाता है ना, वो सारे बह बह कर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं आज सुबह देख रहा था, ऑलमोस्ट 1300 प्लस गांवों के अंदर क्या आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, बहुत बुरे हालात है ना। फसलें खराब हो गई हैं, है ना। लाखों क्विंटल का जो अनाज है वो वेस्ट हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है। इस बार डेफिनेटली हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बड़ा इकोनॉमिकल वो भी लगा है हमारे ऊपर, है ना, इम्पैक्ट तो हुआ है। क्या रीजन इन सब के पीछे होने का? तो रीजन तो कुछ ना कुछ मैन मेड ही होगा, नेचुरली ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसे माना जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हो, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की उस एनवायरनमेंट की क्लास पढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें ग्रीन हाउस गैसेज आप डेफिनेटली जानते हो क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये सब, है ना। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है? तो ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। अगर जिस दिन ये 2 डिग्री चला गया तो पूरे के पूरे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, और जिस दिन सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, डेफिनेटली क्या होगा, हमारे यहाँ पर सी लेवल क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। और जो राइज कर जाएगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी अर्थ धरती किसमें समा जाएगी? पानी में समा जाएगी। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलता ही है ना। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर भयंकर बारिश आ रही है, कहीं पर ओले गिर रहे हैं ना। जिस मौसम में जो नहीं होना चाहिए उस मौसम में वही होता है ना। तो ये सब वही उसी का इफेक्ट है। और हमने एक टारगेट ईयर भी सेट कर रखा है कि भाई हमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। इसलिए सूर्योदय योजना, है ना, एक पेड़ माँ के नाम, दुनिया भर की स्कीम हमारी सरकार चलाती हैं, खुद से कुछ करते नहीं है। खुद सरकारी ऑफिस के चारों तरफ 36 AC लगे हैं, उनको तो बंद नहीं करते हैं। गरीब आदमी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ ना, वो सब लगवाते हैं, समझ गए। जो भी है, ठीक है। अब ये सब हो रहा है। हमारा टारगेट ईयर 2070 है ना, दुनिया का 2050 है।
इसको पाने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपका यूरोपियन यूनियन है ना, उस यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त कह सकता हूं एक आइडिया निकाला। और 2023 में वो आइडिया आया, और आइडिया क्या था उसे हम कहते हैं CBAM। तो आपसे अगर पूछे कि CBAM वाज स्टार्टेड, वाज लॉन्च्ड, वाज गिवन बाय यूरोपियन यूनियन, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन नाम की चीज क्या होती है। तो कुछ नहीं है ना, जो बच्चे जानते हैं वो तो डेफिनेटली जानते ही हैं, ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें। आपका जो USSR था, जो सोवियत यूनियन था, जो USA से हमेशा लड़ता रहता था, ठीक है, उस बेचारे का 1991 में हो गए टुकड़े, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। और एक बन गया तुम सबका फेवरेट रशिया, और दूसरा कौन बन गया, यूरोपियन यूनियन। और ये रशिया से तो मोदी जी मिलके भी आए अभी, है ना, पुतिन से। और यूरोपियन यूनियन जो बना वो ओरिजिनली 1993 में एस्टेब्लिशमेंट हो गई, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। टोटल 28 देश इसमें रखे गए, एक बीच में छोड़ के भाग गया, तो 27 बचे हैं आज के दिन। कौन भागा, इसमें से कौन भगोड़ा है, तो भागा कौन इसमें, याद रखना ब्रिटेन यहाँ से क्या कर गया, एग्जिट कर गया। इसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेग्जिट भी कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। और आपने कुछ दिन पहले पढ़ा भी होगा, इसमें एक यूरोजोन होता है, और यूरोजोन में ये लोग क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, करेंसी को यूरो बना रखा है इन्होंने। ऐसे इसमें 21 देश हो चुके हैं। लास्ट कौन जुड़ा है, तो बुल्गारिया जुड़ा है, आप ये भी जानते हो, ठीक है, हमने पढ़ा है लास्ट मंथ में, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर रखे हैं, खत्म कर रखे हैं, उसे हम स्कैंजन जोन कहते हैं, जिसमें बॉर्डर्स नहीं है, ताकि इकोनॉमी बूस्ट की जा सके। तो इस यूरोपियन यूनियन ने, देखो 27 देशों का ग्रुप है, इसने कहा कि देखो भाई, अगर तुम स्टील बनाते हो, लोहा बनाते हो, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्शन करते हो, और अगर उस पर्टिकुलर चीज को हमारे इन 27 देशों में बेचना चाहते हो, तो आपको एक कार्बन इंडेक्स बनाना पड़ेगा, और उसमें यू हैव टू लिस्ट कि कौन से प्रोडक्ट में कितना कार्बन एमिट हुआ उसको बनाने में। और अगर तुमने थ्रेशोल्ड अमाउंट से ऊपर कार्बन निकाला है ना, तो यू हैव टू पे अस टैक्स, तुम हमें पैसा दोगे तब हम तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, वरना खरीदेंगे नहीं। अब सोचो 27 देशों का ग्रुप है, इंडिया मान लो, जैसे टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, दुनिया भर की कंपनियां मान लो, है ना, ये प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, तो वहीं तो बेचेंगे ना। अब बेचारे अफ्रीका के गरीब देश कहाँ से लेंगे, जो जंगलों में घूमते हैं बेचारे, कहाँ से खरीदेंगे, खरीदने वाले तो वो देश हैं, है ना, ये भी आप जानते हो वो तो अच्छे तरीके से। हमने कहा ठीक है तुम खरीद लो। अब बड़े दोस्त जो हमसे बड़े हैं वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद बनाते हैं, तो हमें वहां बेचना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कार्बन लिमिट में होना चाहिए, नहीं करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा बचाना। तो हमने क्या किया, कोयले की जगह हाइड्रो पावर पे आ गए, है ना, कोयले की जगह विंड पावर पे, सोलर पावर पे, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा दिया, नॉन रिन्यूएबल को घटा दिया, और हुआ क्या, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम इस टारगेट को 2050 को अचीव कर लेंगे, समझ गए। तो ये CBM को लाया था यूरोपियन यूनियन, याद रख लोगे, बस उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कहा गया है कि दोबारा से हमें टैक्स वगैरह को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, और ज्यादा जल्दी से हम उस टारगेट को अचीव कर पाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब सारी धरती पानी में समा जाएगी, ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है। The UK's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), similar in principles to the European Union CBM, will be implemented from January 2027। ये आपका यूरोपियन यूनियन लेकर आया था, इसी की फोटोकॉपी अब यूके ने कर ली है, तो बस उसी की न्यूज है, ठीक है। The CBAM is a policy tool aimed at reducing carbon emissions by ensuring that imported goods are subject to the same carbon cost as products produced within the EU। The EU's Carbon Border Adjustment mechanism transitional phase began on 1st of October 2023 में स्टार्ट हुआ था। During this period which runs through December 31st 2025, EU importers must submit quarterly reports on the embedded emissions of their imported goods, a requirement that went into effect with the first reporting period ending January 31st 2024। तो उन्हें वो क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, another chance allowing objections beyond deadline may help wrongly excluded voters। आप जानते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, है ना, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आप जानते हो, है ना, जिन्होंने कहा था कि हम वीडियोस वगैरह नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो प्राइवेसी का सवाल है ना, वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो इन्होंने एक बात और कही है कि भाई ठीक है, जिस दिन तक,
है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, जिस दिन तक इलेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता उस दिन तक आप आइए। अगर आपको लगता है कि आपको हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको बाहर कर दिया वोटिंग से और आप जिंदा हो, जैसे कहा जा रहा था कि मरे हुए लोगों को ऐड कर रखा है, वो जो भी है ना, आप देखते हो ना पॉलिटिकली क्या हो रहा है, ठीक है, बिहार में जो रैली वगैरह निकल रही है, ठीक है, तो कहा गया कि हम तुम्हें वापस से जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। जिनको एक्सक्लूड कर दिया तो उनको वापस से इंक्लूड किया जा सकता है, आप बस जो डॉक्यूमेंट है वो जाकर दे दीजिए, ठीक है। तो वही सब बातें हैं, तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। The ECI must abandon its technocratic short deadline driven approach in favor of intensive revision spread over longer periods allowing through door to door verification। अगर आपको करना ही था SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो कहा जा रहा है कि भाई आराम से करते, एक साल पहले करते, घर घर जाकर चेक करते कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन बाहर माइग्रेट कर गया, है ना, सब पता चल जाता। तुम 2 महीने में सब कुछ करने के चक्कर में हो, डेफिनेटली गड़बड़ करना चाहते हो, बस उसी की बात की जा रही है। तो अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन करा, ठीक है, जिस दिन वोटिंग नहीं होती तब तक हमारा दरवाजा खटखटाइए, हम आपको दोबारा इंक्लूड कर लेंगे, जो 65 लाख के आसपास निकाले गए थे, ठीक है। तो आई होप जानते हैं आप लोग। ए क्लीन इलेक्टोरल रूल कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू हर्रीड एक्सरसाइज, है ना, आप एकदम से नहीं कर सकते हो, दैट प्रायोरिटाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर वोटर राइट्स। तो चलते थोड़ा सा आगे। Questionable cheer, the government might find it difficult to meet its fiscal deficit targets। क्या होता है देखो, the GDP growth numbers released on Friday showing that growth in Q1 of this financial year stood at 7.8%, ये हम पढ़ चुके हैं उस दिन, है ना, came as a pleasant surprise at a time when most of the commentary has been about the factors holding growth back। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ना। एक होती है इनकम, समझो, एक होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। अब सोचो मेरी तनख्वाह ही 10,000 रुपए है और मैं खर्च कर देता हूं 12,000 रुपए, तो मेरे पास कितना पैसा बाहर से लिया मैंने, 2,000 रुपए। तो डेफिनेटली इसकी पूर्ति करने के लिए मैंने क्या किया होगा, उधार ही लिया होगा ना, मैंने कहीं ना कहीं से डेप्ट ही तो लिया होगा ना। तो ये जो उधार का पैसा होता है ना, इसे ही हम बजट की भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, हम क्या कह देते हैं, फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं, कि हमें इतना घाटा हुआ है ना, जो पैसा हम कमा भी नहीं रहे थे लेकिन खर्च करना पड़ा। अब तुम कहोगे सर ये ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है, जैसे मान लो मेरा बजट था 10,000 रुपए का, ठीक है, मैं गया मार्केट में, मैंने सोचा कि यार मैं वीवो का मोबाइल ले लेता हूं, ठीक है, मैंने मोबाइल देखा, अब मैं सोच के गया था 9,000 का लूंगा, 1,000 बचा लूंगा, दोस्तों को पार्टी दे दूंगा, शाम को पार्टी कर लूंगा आके, ही सोचा। मैं वहां पहुंचा तो मुझे 12,000 का मोबाइल पसंद आ गया। अब मेरे दिमाग में बात आने लगी, यार ले ले 12,000 का ही तो है, ले 2,000 ही तो एक्स्ट्रा है। मैंने क्या किया, अपने दोस्त को फोन किया, 2,000 रुपये ले लिए। अब मेरा डेफिसिट ही तो हो गया ना, घाटा ही तो हो गया ना, जो मेरी नीड नहीं थी। तो भारत के सेंस में अगर तुम देखोगे, इंडिया के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे, अगर मैं इंडिया को मान लूँ वो सब, तो हमारे यहाँ डेफिसिट क्यों होता है? बिकॉज इंडिया जो है ना, याद रखना एक फैक्ट हमेशा, इंडिया जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, वेलफेयर कंट्री है, लोगों के कल्याण के काम होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, है ना। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, आप जानते हो, है ना। कहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, कहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रहा है। अभी कोई इलेक्शन आ जाए बीच में तो मोदी जी कह देंगे आकर कि हम अपने गरीब भाइयों बहनों के लिए 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे। कहां से लाओगे भाई? फ्री बीज जिनको कहा जाता है, कहां से लाओगे? कहां से आएगा पैसा? डेफिसिट ही तो है, क्योंकि तुम्हारी इनकम तो फिक्स है। तुमने पहले से बता दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स इतना कमाएंगे, इनकम टैक्स इतना कमाएंगे, जीएसटी कलेक्शन इतना रहेगा साल भर का, और लगभग इतना कमाकर इतना खर्च कर देंगे। ये तो बजट होता है ना। जैसे इस बार का 50.66 लाख करोड़ रुपीज है, लेकिन बीच बीच में जैसे अब बाढ़ वगैरह आ गई है ना, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये सब जो सर्टेन नहीं होता कि पैसा कहां जाने वाला है, उसे हम डेफिसिट कह देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बढ़ता नजर आ रहा है, तो बस उसी की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुली met its fiscal deficit target of 4.8% of the GDP for the financial year 2024-2025 as revealed in the provisional data released by the Controller General of Accounts। आप जानते हो ना, पहले CAG दोनों काम करता था, फिर CAG को सिर्फ ऑडिटिंग दे दी गई और अकाउंट के लिए CGA रख दिया गया। कौन है आज के दिन CGA? तो आप डेफिनेटली जानते हो। चलो मैंने पढ़ा भी रखा है, आपने पढ़ भी रखा है, पहले बताना ये कौन है आज के दिन, है ना, क्या नाम है इनका जो अभी CGA है तुम्हारे। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, वही सब है ना। तो थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, और उस दिन भी हमने पढ़ लिया था। नॉइस पॉल्यूशन इज राइजिंग बट पॉलिसी इज फॉलोइंग साइलेंट। बहुत अच्छा आर्टिकल है। आजकल आपने देखा होगा कि जो नॉइस पॉल्यूशन है ना,
वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर, किसी का ध्यान नहीं है। लोग डीजे बजा के चल रहे हैं जगह जगह, है ना, उससे कितनी बीमारियां होती होंगी, है ना। बीमारियों का मतलब है कोई बूढ़ा आदमी है ना, बहुत बीमार है ना, वो धीरे धीरे जी रहा है, बस उसके घर के बगल में तुमने डीजे बजा दिया और रात भर नाच रहे हो उसके ऊपर, है ना। अब सोचो उसको सेहत पे असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा तुम साउंड सुनते हो ना, आप देखो जैसे आप कहीं रह रहे हो, वहां पर दिन भर बस मशीनें लगी हुई हैं ना, घिसाई का काम हो रहा है, तुम्हारे कानों में आवाज आ रही है, धीरे धीरे तुम्हारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो हमें कहता है राइट टू लाइफ, भाई जीने का अधिकार है मुझे। और मुझे कैसे जीने का अधिकार है? विद डिग्निटी, मुझे डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और मैं डिग्निटी से तब जी पाऊंगा ना जब मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। कल को मान लो मैं नॉइस सुन के डीजे वाले बाबू के गाने सुन के कल को मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग ही सरक गया मान लो, तो फिर काहे की डिग्निटी, मैं तो बर्बाद हो गया। तो याद रखना, मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल वेलबींग जो है इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें हर तरह के लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसकी तरफ, है ना, उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। In 2011 द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम CPCB कहते हैं, लॉन्च द नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क NANN, which was envisioned as a real-time data platform. ठीक है। A decade later, the network functions less as a tool for reform and more as a passive repository. Data are scattered across dashboards, but meaningful enforcement remains elusive. The problem lies not only in the float sensor placement. Many are mounted 25 to 30 feet high in violation of the CPCB's 2015 guidelines, but in a deeper absence of the accountability. मतलब जो भी उसमें कहा गया कि हमें कैसे इसे कंट्रोल करना है, तो जो नॉइस वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए जो बनाई गई थी चीजें, वो इतनी ज्यादा खराब चल रही हैं आज के दिन कि एक्चुअल में सरकार के सामने डाटा पहुंच ही नहीं रहा कि कितना नॉइस पोल्यूशन चल रहा है। The noise pollution in India is primarily regulated by the, किससे रेगुलेट होता है? तो याद रखना, द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 से इनेक्टेड अंडर द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आप जानते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। यही इसको क्या करता है? लागू करवाता है, ठीक है। एनवायरमेंट में सब चीजें आती हैं। These rules establish ambient noise standards for different types of areas, prohibit certain sources of noise and mandate permits for others such as loudspeaker। आपने देखा होगा ना, कई जगह पर होता है शहरों में, अर्बन एरियाज में, कि 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप डीजे नहीं बजाओगे, है ना। ऐसे रूल्स सेट किए जाते हैं, और कुछ नहीं, उन्हीं की बात कर रहा है। 21 राइट टू लाइफ, आप जानते हो आर्टिकल 21 का 48 क्या है? DPSP का पार्ट है, आप ये भी पढ़े हो बहुत बार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? स्टेट को क्या करना होगा? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। अब एनवायरनमेंट में तो ये भी आता है ना, तो 48 के में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जहां नीड हो साइलेंस जोन बना रहे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इन 2024 में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीअफर्म्ड दैट एनवायरमेंटल डिसरप्शंस इंक्लूडिंग एक्सेसिव नॉइज कैन इन्फ्रिंज अपॉन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, वर्सेस द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट अनचेक्ड अर्बन नॉइसेस पोजेस ए सीरियस थ्रेट टू द मेंटल वेलबींग एंड सिविक फ्रीडम, ठीक है। द केस डेट्स बैक टू 2005 एंड वाज रेफरेंस्ड एंड इंटरप्रेटेड अगेन बाय द कोर्ट इन 2024। और उसमें भी यही कहा गया था कि भाई आपको अर्बन नॉइस को क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, क्योंकि जहां भी कोई डिजीज होगी बेचारा WHO तो आ ही जाता है, इसका काम ही यही है। कब बना था? 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में, हेडक्वार्टर आप जानते हो, ठीक है। टेड्रोस एडनॉम इसका हेड है आज के दिन। सेफ लिमिट्स इन साइलेंट जोन्स आर 50 डेसिबल, ठीक है। आपके 50 dB से लेकर आपके लगभग कहाँ तक? दिल्ली जैसे स्टेट में 50 तक ही उसको अलाउ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। 2 more die of brain eating amoeba infection in केरला। देखो केरला में बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है ना, और अगर आपको इससे बचना है तो आपको बस एक काम करना है। अभी क्या चल रहा है? बारिश का सीजन चल रहा है, तो आपको जहां मन करता है वहां सीधा कूद के नहाना नहीं है। ऐसे देखो, ये जो गंदा सा नाला दिख रहा है ना, बारिश का पानी भर गया होगा, एक 9 साल का बच्चा होता है, ठीक है, 9 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 9 साल की बच्ची होती है, वो इसमें नहा लेती है ना, ऐसे मस्ती मस्ती में घर चली जाती है। तो यहाँ पर एक अमीबा है जो माइंड ईटिंग अमीबा है।
वो जब नहा रही थी तो उसके नाक के थ्रू क्या चला गया, सर में चला गया और उसने दिमाग खाना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक है कि इसमें 1 से लेकर 18 मैक्सिमम 18 डेज में डेथ हो जाती है। 95% उसकी मोर्टेलिटी रेट है ना, कि 95% चांस आपकी डेथ ही हो जानी है। तो क्या है, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि काफी बार आ चुका है, शायद तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ इस साल, है ना, तो थोड़ा सा याद रखना वन लाइनर में। there are 2 variants of the infection, primary, ठीक है, एमोबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ठीक है, डॉक्टर लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है, पीएम, और दूसरा क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस एमेबिक एन्सेफेलाइटिस, इसको हम कहते हैं जीएई। तो जो पीएम और जीएई होता है, द लेटर बीइंग द वन रिपोर्टेड इन केरला, नाउ द मोर्टेलिटी रेट इज नॉर्मली 95%। तो 2 होते हैं, 2 तरह के वायरस है। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्टेट वाइड ड्राइव टू इंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ द वाटर बॉडीज थ्रू क्लोरिनेशन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है। तो बस सिंपल से याद रखना, आपको गंदे पानी में नहीं नहाना है। कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो याद रखना नियाग्लेरिया फोलेरी, ठीक है, नाइग्लेरिया फोलेरी जो उसके लिए जो अमीबा है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इज ए फ्री लिविंग अमीबा दैट थ्राइव्स इन वार्म फ्रेश वाटर एंड सोइल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है, आपके नाक के थ्रू चला जाएगा और आपके दिमाग को खाने लग जाएगा, ठीक है। 1 से 18 दिन में आपकी डेथ हो जाएगी, आप कोमा में भी जा सकते हो, ठीक है। इनिशियल सिम्टम्स में आपको हेडेक होगा, फीवर होगा, नोजिया, ठीक है, वॉमिटिंग, ये सब याद रखना, ठीक है। Naegleria fowleri is a thermophilic protozoa lurking in warm freshwater sources like ponds, lakes, wells, rivers and poorly chlorinated pools, particularly during the summer और मानसून। तो आपको समर और मानसून में बेसिकली बच के रहना और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रख लेना, ध्यान याद से। Over 800 killed, 2800 injured as earthquake strikes अफगानिस्तान में क्या हुआ, लगभग 6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक हिट करता है, ठीक है, 6 मैग्नीट्यूड का, जो लगभग काबुल से, है ना, इस्लामाबाद तक उसके झटके महसूस किए गए, ठीक है। इसका जो एपी सेंटर था वो जलालाबाद जो शहर है वहां पर, उससे लगभग 27 किलोमीटर दूर था। अब एपी सेंटर क्या होता है, तो सिंपल याद रखना, देखो होता क्या है ना, अर्थक्वेक आने के कुछ रीजन होते हैं। एक तो होता है कि एक्सटर्नल रीजन की तुमने डैम वगैरह बना दिया, नीचे से प्लेटें हिल गई, एक होता है प्लेटें आपस में टकरा गई। तो जो आपका अफगानिस्तान है ना, बेसिकली वहां पर हिंदकुश हिल्स पाई जाती हैं, हिंदकुश हिल्स, यही उसका मेन रीजन है। और ये सारी की सारी जो हिल्स है ना, याद रखना, ये हिमालय का ही पार्ट है ना, हिमालय और उसमें और बहुत सारे माउंटेन आते हैं। और आपको पता है कि हिमालय डे बाई डे क्या करता है, राइज करता है ना, क्योंकि प्लेटें तो मूव करती है, तो इंडिया छोटा हो रहा है, हिमालय बढ़ रहा है। तो ये जो हिमालय जो है वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया में, सबसे यंग भी है। तो उसमें हलचल होती रहती है, तो नीचे से टेक्टोनिक प्लेट टकराती है, हमने काफी बार पढ़ा है। और जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। और इसी को अच्छे से मेजर करने के लिए, ऐसे लॉस ना हो, इस बात को अच्छे से जानने के लिए, तो हमने अभी नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, ताकि आपके वर्ल्ड की अच्छे से मॉनिटरिंग की जा सके, है ना। क्या नाम था उस मिशन का, निसार, नासा प्लस इसरो, जिसमें यही तो काम करेंगे हम कि हिमालयन रीजन की, इन सारे रीजन की अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि अर्थक्वेक जैसे जो हमारे सामने जो डेंजर है ना, जो खतरे, उनको दूर किया जा सके, बचाया जा सके लोगों को, है ना। तो बस इसी के लिए हमने उसको लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। तो अभी क्या हुआ, वहां पर 6 मैग्नीट्यूड का क्या आया, अर्थक्वेक। तो सिंपल याद रखना, हालांकि हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं। मैंने कहा ये हमारी क्या बनी हुई है, अर्थ बनी हुई है, ठीक है। ये इसमें 3 लेयर होती है। पहली वाली को कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं मेंटल, ठीक है, और इसको कहते हैं कोर, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड में आयरन भरा हुआ है, आप जानते हो। और ये अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या भरी होती है, डिस्कंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पर मैग्मा भरा होता है। और जब ये मैग्मा धरती के बाहर आता है तो ये क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि प्लेट्स घूमती रहती हैं, प्लेट इसके ऊपर तैरती रहती हैं। इसी को क्या कहते हो, सियाल कहते हो, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है ज़्यादा। इसी को सीमा कहते हो, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। इसी को निफे कहते हो, क्योंकि यहाँ पर निकेल प्लस आयरन ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर ये लावा जो होता है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कह देते हैं। और जब ये जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पर हिट करती है,
तो यहाँ पर ये प्लेट टूट जाती है, टूटती है तो इसमें ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज होता है तो सीधी यहाँ पर क्या आती है, वेव्स आती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अर्थक्वेक कह देते हैं। तो सिंपल भाषा में याद रखना, द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। यहाँ पर मान लो तुम्हारा कोई पीपल का पेड़ लगा हुआ था, यहाँ पर तुम घूम रहे थे, यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी, अचानक से वेव्स आई, घूमी और सब कुछ हिल गया, आगे भूकंप। यही तो होता है। या मान लो कभी ऐसा होता है कि ये दो प्लेटें आपस में पैरेलली आगे चलती हैं तो हिल जाएंगी, प्लेटें दूर भागेंगी तो हिल जाएंगी, प्लेटें टकरा जाएंगी तो हिल जाएंगी, बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये रीजन ऐसा है जहां पर आते आते भूकंप। और ये दूसरा सबसे डेंजरस जोन है जहां भूकंप हमेशा आते हैं। पहला कौन सा है, शायद आपने नाम सुना होगा, पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक बेल्ट में ऑलमोस्ट याद रखना 60 to 70% दुनिया के अर्थक्वेक आते हैं, है ना। लेकिन वो पूरा पानी पानी है, सुनामी आती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता है ना। उसे पैसिफिक बेल्ट को अपना रिंग ऑफ फायर भी ऐसा भी कहते हैं, आप जानते हो, समझ गए। उसके बाद जो दूसरा रीजन आता है ना, वो आता है एल्पाइड बेल्ट। ये भी याद रखना वन लाइनर में। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एल्पाइड बेल्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, तो क्या है वो, ये एल्पाइड बेल्ट जो है ना, ये वही है माउंटेन्स का ग्रुप जो कि हिंद कुश की पहाड़ियों में, हिमालय में मिला हुआ है, जहां पर पैसिफिक जो ओशियन है उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और याद रखना जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, जैसे मैंने कहा यहां से फोल्टिंग शुरू हुई, जहां से फोल्टिंग शुरू होती है, चाहे वो टूट रहा हो चाहे दूर जा रही हो, जहां से फोल्टिंग शुरू हुई उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऊपर जो धरती के ऊपर जो पॉइंट होता है बिल्कुल 90 डिग्री पे, उस पॉइंट को कह दिया जाता है एपीसेंटर। समझ गए, जस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। और तीन तरह की वेव्स निकलती हैं, आप जानते हो, प्राइमरी वेव्स, ठीक है, जो सॉलिड लिक्विड सभी से पास हो जाती हैं, आप ये भी जानते हो, ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव सिर्फ किससे पास होती हैं, सॉलिड से पास होती है, कैन पास थ्रू सॉलिड ओनली। फिर आती है एल वेव्स। एल वेव को क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम लव वेव्स भी कह देते हैं, ठीक है, और इन्हीं को सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। और जो ऑसिलेशंस में चलती हैं, तो सरफेस वेव्स जो ट्रेवल करती हैं इन ऑसिलेशंस, दोज आर नोन एज रेलग वेव्स, है ना, उन्हें रेलग वेव भी कहा जाता है। और दीज आर, ये क्या होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान ही ये करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। एपिसेंटर क्या होता है, एल्पाइड बेल्ट क्या होता है, ठीक है। और अभी अफगानिस्तान में ये सब देखने को मिला है, ठीक है। जैसे मैंने कहा साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। हम इससे टकराए तो यहाँ पर हिमालय बनने लगा, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में जो पहाड़ जैसे बने हुए ना प्लेटों के टकराने से, वो वाला रीजन एल्पाइन या एल्पाइड बेल्ट कहलाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। द एल्पाइड बेल्ट इज अ मेजर माउंटेन रेंज एंड सिस्मिक जोन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन across Europe and Asia to Himalayas and Indonesia. It includes mountain ranges such as Alps, Atlas, Caucasus, Himalayas and is formed by the tectonic plate collisions, समझ गए ना, प्लेटों के टकराने से, making it to the second most seismically active region in the world after the Pacific Ring of Fire, जो भी हमने पढ़ा था। The Alpide belt formed when the Tethys Sea, पढ़ा ना, Tethys Sea, पहले क्या था, देखो पहले कुछ ऐसा था, है ना, एक ही ऊपर रीजन था, एक नीचे रीजन था, बीच में जो पानी था उसे कहा जाता था टेथिस सी, ठीक है। इसे कहा जाता था अंगारा लैंड, क्या कहते थे, अंगारा लैंड, ठीक है। लोरेशिया भी कहते थे इसे, ठीक है, लोरेशिया। इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। यहां से प्लेटें मूव करने लगी, ठीक है। ये बन गया नॉर्थ अमेरिका, अलग हो गया, ये बन गया साउथ अमेरिका, अलग निकल गया, ये बन गया यूरोप, ये बन गया आपका अफ्रीका, ठीक है, ये बन गया आपका एशिया। दोनों प्लेटें जुड़ी हैं तो इनको कंबाइंडली यूरेशियन प्लेट भी कह देते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया बेचारा यहाँ रह गया, वो अलग चला गया। यहाँ पर इंडिया था, ये इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट बट इंडिया लाइज ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जरूर ध्यान रखना, हम प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन पे रहते हैं, हम रहते एशिया वाले रीजन में। हम ऊपर की तरफ टकराए, जब ऊपर की तरफ टकराया, जब इंडिया इससे टकराया है ना एशिया से, तो क्या हुआ, ये जो प्लेट थी ये हैवी थी, ठीक है, क्योंकि ये कैसी प्लेट है, तो ये ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, हैवी होती है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, लाइट वेट होती है। जब हम टकराए तो इसमें धस गए, तो धीरे धीरे जो हिस्सा बाहर निकलता चला गया हिमालय बन गया।
और जो टेथिस सागर था वो बेचारा सारा पानी इधर निकल गया उस सागर का, है ना। जैसे राजस्थान थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, है ना। एक थ्योरी ये भी है कि टेथिस सी का जो पानी सूख गया, सूखने के बाद जो मिट्टी बनी वो क्या बन गया, थार का डेजर्ट बन गया, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। द एल्पाइड बेल्ट फॉर्म्ड व्हेन द टेथिस ओशन क्लोज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन प्लेट्स विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये सब बातें ये कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना, क्योंकि बहुत बार ये आते रहते हैं और डेफिनेटली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेव्स पूछ लेता है, कौन सी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल है, कौन सी कैसे ट्रैवल करती है, तो थोड़े से फैक्ट भी याद रखना। चलते हैं थोड़ा आगे। Will accept SIR claims until the last date of the nomination। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वही न्यूज़ है जो अभी मैंने पढ़ाई थी कि हम लास्ट डेट तक क्या करेंगे, आपके SIR के क्लेम को मान लेंगे। अगर किसी को रॉन्गली क्या कर दिया गया है, आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है वोटिंग लिस्ट से, तो आप आइए, आप दोबारा से रजिस्टर कराइए, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम आपको इलेक्शन जो है उसके अंदर क्या कर देंगे, वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो वही बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम इलेक्शन कमीशन को तो अच्छे पढ़ चुके हो, काफी बार हम पढ़े हैं। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो आप डायरेक्टली आइए, मिलिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।